जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो क्लास लेने वाली है बहुत ही शानदार क्लास लेने वाली है। अगर दोस्तों अंग्रेजी शासनकाल के नींव की बात करी जाए तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764 के बाद में दोस्तों अंग्रेजों का भारत पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था। अब अंग्रेजों ने भारत की राजनीतिक शक्ति में भाग लेना भी स्टार्ट कर दिया था। अब तक अंग्रेज सिर्फ व्यापार करते थे, लेकिन इन दो युद्धों के लड़ने के बाद में दोस्तों वो भारत की राजनीतिक में पूर्ण रूप से उतर चुके थे। अब उनके सामने कई ऐसी चुनौतियां थी दोस्तों जिन्हें अभी हराना बाकी था। जैसे दोस्तों देखिए, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध होता है, और उसके बाद में दोस्तों अभी मराठे हैं, जो कि पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में दोस्तों मराठों का भी पतन हो जाता है। हालांकि मराठे धीमे धीमे कमजोर होने लगे थे। हैदराबाद का निजाम वो भी दोस्तों सहायक संधि के अंतर्गत आ जाता है। अब उसी प्रकार से दोस्तों बंगाल के जो नवाब है वो भी दोस्तों धीमे धीमे कमजोर हो जाते हैं। अवध के नवाब वो भी दोस्तों कमजोर हो जाते हैं। जो भारत में मुगल शासन था दोस्तों वो तो औरंगजेब के बाद में एक दो को छोड़कर धीमे धीमे सारे के सारे कमजोर और अयोग्य शासक थे। अब अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो दोस्तों दक्षिण भारत में अभी मैसूर एक ऐसा राज्य था जो कि अंग्रेजों को आज भी परेशान करता था। अगर मैसूर की बात करी जाए दोस्तों तो मैसूर और अंग्रेजों के 4 युद्ध हुए हैं, जिसमें दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 ईस्वी में, और मैसूर भी अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है। जो सिख साम्राज्य था दोस्तों वो भी कमजोर हो गया था, लेकिन दोस्तों अभी उसमें एक व्यक्ति ऐसे थे, एक शासक ऐसे थे जो आज भी बहुत ताकतवर थे, महाराजा रणजीत सिंह। हालांकि अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह को से कभी भी दुश्मनी नहीं रखी। अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह से मित्रता रखी, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की शक्ति को वो अच्छी तरीके से जानते थे कि सिर्फ यही व्यक्ति ऐसा है जो हमें हरा सकता है। लेकिन दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह को अमृतसर की संधि के द्वारा सतलज नदी के पूर्व में रोक दिया गया कि वो पूर्व की सीमा कभी भी पार ना करें, और अंग्रेज कभी भी पश्चिम की सीमा में नहीं घुसेंगे। अब देखिए, महाराजा रणजीत सिंह से अंग्रेजों ने कई अपने उल्लू सीधे किए। उन्होंने अपने आप को विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखा। दूसरा, महाराजा रणजीत सिंह की सीमा को बढ़ने से कंट्रोल करने का काम किया। तीसरा, इस समय में दोस्तों उन्होंने अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया कि वो महाराजा रणजीत सिंह को हरा भी सकते थे। और महाराजा रणजीत सिंह को भी एक युद्ध के दौरान लगा था कि मैं अभी अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकता। हालांकि महाराजा रणजीत सिंह की नीति गलत थी। उनकी नीति थी झुको और झुको और झुको। अगर वो चाहते, क्योंकि उनके पास में एशिया की दूसरे नंबर की सेना थी, पहले नंबर की सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास थी, तो दोस्तों वो अंग्रेजों को यहां से भगा सकते थे भारतीय राजाओं का साथ लेकर। बाकी छोटे छोटे शासक बसते हैं दोस्तों, जैसे राजपूत, राजस्थान के राजपूत, जाट। दोस्तों इनका ज्यादा बड़ा प्रभाव नहीं था, ये छोटे छोटे दोस्तों क्षेत्र में रह गए थे। हालांकि मराठों की बात करी जाए दोस्तों तो मराठों ने वो पताका लहराई थी हिंदुस्तान के अंदर। एक बार को ऐसे लगा था कि मराठा पूरे भारत को जीत लेंगे और मराठा अपनी शक्ति का पताका पूरे भारत में फहरा देंगे। लेकिन दोस्तों मराठों की नीतियां मराठों की हार का कारण बनी। मराठों ने भारतीय लोगों का साथ नहीं लिया। उन्होंने छोटे छोटे जो राजा होते हैं उन्हें कभी भी अपनी तरफ लेने में वो असमर्थ रहे। इसी के कारण दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा अकेले पड़ गए और वो अहमद शाह अब्दाली से हार गए। और मराठों के लिए ये बहुत दुख का क्षण था, क्योंकि उस टाइम हर घर से एक मराठा की कम से कम मृत्यु हुई थी। और उसके बाद में दोस्तों आज देखिए बात करते हैं 1799 ईस्वी में मैसूर हार जाता है, अंग्रेजों का कंट्रोल हो जाता है। अब अंग्रेजों ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई थी जिससे दोस्तों वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम कर रहे थे। आज सारी की सारी इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों। और देखिए जितने भी पॉइंट थे, और बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में भी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे।
बेलेजली की सहायक संधि की बात करूं या डलहौजी की हड़प नीति की बात करूं कि डलहौजी ने किस तरीके से भारतीय राज्यों को हड़पा, और जो बेलेजली की सहायक संधि थी दोस्तों, उसकी सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती थी और वो कौन कौन से काम दोस्तों नहीं कर सकते थे। और अगर मैं बात करता हूं बंगाल, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद दोस्तों बंगाल पर कंप्लीट रूप से अंग्रेजों का शासन हो गया था। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बंगाल में दीवानी और राजनीति दोनों अधिकार अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले लिए थे, और बंगाल से पूर्ण रूप से राजस्व वसूलने का जो काम है दोस्तों अंग्रेज करते थे, और इसके साथ में दोस्तों वो राजनीति में भी दिलचस्पी पूर्ण रूप से ले रहे थे। आज देखिए सबसे पहले बात कर लेता हूं कि बेलेजली की जो सहायक संधि है वो कौन कौन से राज्य ने कब कब अपनाई है। देखिए हैदराबाद ने ये 1798 ईस्वी में अपनाई है। हैदराबाद का निजाम 1798 ईस्वी में बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर चुका है। देखिए मैसूर 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में दोस्तों मैसूर भी सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है 1799 ईस्वी में। अगर बात करी जाती है तंजौर की, ये भी 1799 ईस्वी में। अवध 1801 ईस्वी में अवध भी सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है। अब पेशवा 1801 ईस्वी, बरार के भोसले 1803, सिंधिया 1804। ये दोस्तों ये क्रम पूछा जाता है, आप ये चीज अच्छी तरीके से नोट कर लें। ये कभी कभी आपसे क्रम पूछा जाता है, सीक्वेंस बताइए, आप सीक्वेंस लगाइए कि किसने कब कब सहायक संधि को स्वीकार किया था। अब बात कर लेते हैं डलहौजी की हड़प नीति। देखिए डलहौजी ने डोक्राइन ऑफ लैप्स लाया। अगर किसी व्यक्ति के पास संतान नहीं है, कोई ऐसा शासक जो भारतीय कंट्रोल में है और उसके पास संतान नहीं है, तो दोस्तों उसके राज्य को हड़प लिया जाएगा। और अगर उसने दत्तक लेने में अंग्रेजों से विचार विमर्श नहीं किया है तो भी दोस्तों उसे उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा और उसे हड़प लिया जाएगा। तो डलहौजी की जो हड़प नीति थी, किन किन आधारों पर डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पा, ये भी पूछा जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं अवध पर कुशासन का आरोप लगा, क्योंकि दोस्तों अवध के पास में अनेक उत्तराधिकारी थे। अवध को यहां पर इनके उत्तराधिकारी के कारण हड़पा नहीं जा सकता था, इसलिए अंग्रेजों ने यहां आरोप लगाया कि आप अपने शासन को अच्छी तरीके से नहीं चला रहे हैं, आपकी जनता आपसे परेशान है। इस कारण दोस्तों अवध को कुशासन के आरोप से हड़पा गया। अगर बात करी जाती है पंजाब की, पैगू की, बर्मा, सिक्किम, लोअर, ये विलय के अधिकार पत्र द्वारा मिला लिया गया। क्योंकि पंजाब की अगर बात करी जाए तो महाराजा रणजीत सिंह के बाद में उनके पुत्र इतने योग्य नहीं है, और दोस्तों जो सिख धर्म है वो भी पतन की ओर है। और पंजाब को दोस्तों डलहौजी ने हड़प नीति के द्वारा हड़प लिया। अब सतारा, जैतपुर, संबलपुर, देखिए सतारा, जैतपुर, संबलपुर व्यपदगत के सिद्धांत द्वारा, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। सतारा, जैतपुर, देखिए सतारा, जैतपुर, ये सीक्वेंस आपको दोस्तों जरूर याद रखना है। सतारा, जैतपुर, संबल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये डोक्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा हड़पा गया। तंजौर और कर्नाटक, नवाबों की उपाधियां छीन ली गई और बहुत सारे नवाबों की पेंशन भी छीन ली गई थी। अब एक एक पॉइंट देखेंगे अच्छी तरीके से। लॉर्ड वेलेजली, देखिए लॉर्ड वेलेजली के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों लॉर्ड वेलेजली का जो काल है वो 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा है। और लॉर्ड वेलेजली ने किस तरीके से अंग्रेजी साम्राज्य का प्रसार किया है, ये 1798 से 1805। 1798 आप देख सकते हैं उस टाइम मैसूर युद्ध था, टीपू सुल्तान, अंग्रेजों का दोस्तों टीपू सुल्तान से मुकाबला था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो दोस्तों उस टाइम शासन था लॉर्ड वेलेजली का। अगर भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा सबसे बड़ा प्रसार लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जो प्रसार हुआ है वो लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ है। 1797 ईस्वी तक दो प्रमुख भारतीय शक्तियों अर्थात मैसूर और मराठों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। अगर मैं 1797 ईस्वी की बात करूं तो यहाँ मराठे भी क्षीण हो चुके थे और जो मैसूर है दोस्तों वो भी क्षीण हो चुका था। देखिए 1797 ईस्वी तक मैसूर और मराठे दोनों के दोनों क्षीण हो चुके थे, ठीक है।
अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बेलेजली ने 3 उपायों का सहारा लिया। अब बेलेजली क्या करता है? अभी अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए 3 उपाय लाता है। एक है सहायक संधि प्रथा, सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस, दूसरा है खुला युद्ध ओपन बार, तीसरा है पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का क्षेत्र हड़पना। जो क्षेत्र पहले से इन्होंने अधीन कर लिए हैं उनका क्षेत्र हड़पने का काम। ये 3 उपाय लाता है ये लॉर्ड बेलेजली। देखिए अंग्रेजों की सहायक संधि प्रथा की नीति के अनुसार किसी सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना, दोस्तों क्या थी सहायक संधि, इसके बारे में देखते हैं। देखिए अंग्रेजों की जो सहायक संधि है इसके अनुसार किसी सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। जो भी सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को लेगा, जो भी सहायक संधि को स्वीकार करेगा, उसमें भारतीय शासक को अंग्रेजी सेना रखनी पड़ेगी और अपनी सेना भंग करनी पड़ेगी। देखिए अंग्रेजी सेना आपको रखनी पड़ेगी और आपको अपनी सेना भंग करनी पड़ेगी। अब एक बात समझिए, कोई भी अगर एसोसिएट राज्य है जो सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करता है, अगर अपनी सेना को भंग करता है तो मान लीजिए उसकी कितनी भी बड़ी सेना हो, वो सारे के सारे लोग बेरोजगार होंगे। अगर बेरोजगार होंगे दोस्तों, भूखमरी फैलेगी और वो कहाँ आएंगे? कृषि में आएंगे, क्योंकि और जो हमारे उद्योग धंधे थे वो दोस्तों अंग्रेजों ने धीमे धीमे चौपट कर दिए थे और कृषि में बेरोजगारी इस कदर बढ़ जाएगी दोस्तों, इस कदर बढ़ जाएगी कि एक अकाल भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो हमारे हित में नहीं थी, वो अपोजिट थी। तो जो सब्सिडरी अलायंस है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य है, जो भी सहायक संधि को स्वीकार करेगा वो अपने यहाँ फौज रखेगा, अंग्रेजों की रेजिमेंट रखेगा और रेजिमेंट रखने के साथ साथ वो अपनी सेना भी दोस्तों भंग करेगा। अब देखिए अगर कोई भी राज्य, कोई भी शासक अपनी सेना भंग करता है तो आप उसके कुप्रभाव देखिए कि उसके कुप्रभाव कौन कौन से हैं। सबसे पहला, अगर कोई अपनी सेना रखता है तो क्या होगा बताइए? उसके सारे के सारे सैनिक बेरोजगार हो जाएंगे, भुखमरी फैलेगी, जनता में असंतोष फैलेगा और यही कारण दोस्तों 1857 की क्रांति में यही लोग भाग लेंगे। हालांकि इसमें सारे के सारे लोग भाग नहीं लेंगे। आगे देखिए, सहायक संधि के अनुसार सामान्यतः भारतीय शासक को अपने यहाँ एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना पड़ता है। सहायक संधि से संबंध भारतीय शासक अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी और यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। अगर किसी व्यक्ति ने सहायक संधि स्वीकार कर लिया तो वो किसी भी यूरोपीय को जो अंग्रेजी का शत्रु हो, जैसे फ्रांस का व्यक्ति, जर्मनी का व्यक्ति, पुर्तगाल का व्यक्ति, आयरलैंड का व्यक्ति, कोई भी यूरोपीय क्यों नहीं है, वो बिना अंग्रेजों की स्वीकृति के अपनी सेना में दोस्तों नहीं रखेगा। जैसे मान लीजिए भाई आपने तोपची बुला लिए, आपने बंदूकी बुला लिए या फिर आपने कोई अन्य प्रशिक्षण प्राप्त योद्धा बुला लिए, तो आपने अगर सब्सिडरी अलाउंस ले ली है, सहायक संधि स्वीकार कर लिए, तो आप किसी भी यूरोपीय को अंग्रेजों की बिना परमिशन के आप अपनी सेना में नहीं रख सकते, आप उनसे बात भी नहीं कर सकते। देखिए गवर्नर जनरल से सलाह लिए बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से कोई वार्ता नहीं करेगा और अगर आप गवर्नर जनरल की अनुमति नहीं लेते हैं तो आप किसी भारतीय शासक से भी बात नहीं करेंगे। मतलब आपको बांध दिया गया है कि आप जो भी काम करेंगे हमारी इच्छा से करेंगे, जो भी आपको काम करना है वो बिना हमारी परमिशन के आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। देखिए इसके बदले अंग्रेज उस शासक की दुश्मनों से रक्षा करने का वचन देते थे, लेकिन अंग्रेज एक वचन देते थे कि हम आपके शत्रु से रक्षा करेंगे, आप अपनी सेना को भंग कर दीजिए, आप हमारी सेना रखिए और हमारी सेना आपके शत्रु से रक्षा करेगी, लेकिन शर्त यह है कि आप किसी भी यूरोपीय व्यक्ति से बातचीत नहीं कर सकते, आप बिना गवर्नर जनरल की परमिशन से आप कोई भी काम नहीं कर सकते। मतलब आपको इतना कमजोर बना दिया, जब आपके पास खुद की सेना नहीं होगी। सोचिए अगर किसी व्यक्ति के पास खुद की सेना नहीं होगी तो वो अपनी शक्ति बढ़ा सकता है? बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता, वो तो कमजोर है, निसहाय है। उसे अंग्रेज जैसे कहेंगे वो वैसे मानेगा, क्योंकि उसके पास खुद की सेना नहीं है। वो कभी भी स्वतंत्र होने की सोच ही नहीं सकता, वो कभी भी अपना निर्णय ले ही नहीं सकता। तो अंग्रेजों ने देखिए किस तरीके से अपना दिमाग चलाया था, सहायक संधि स्वीकार कराकर पूरे के पूरे राज्य को खत्म कर दिया था, भारतीय लोगों को गुलाम बना दिया था उस टाइम ही दोस्तों, बहुत अच्छा वाला गुलाम। देखिए सहायक संधि प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी जाती थी।
इससे लाखों सैनिक और अधिकारी पैतृक जीविका से वंचित हो गए और बेरोजगारी लोगों में फैल गई और इससे गरीबी भी बढ़ गई। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम 1798 और 1800 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि की थी। 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि की है। सहायक सेनाओं के खर्च के लिए नगद पैसे देने की जगह निजाम ने कंपनी को अपने राज्य का एक भाग दे दिया। अब निजाम क्या करता है, देखिए, कंपनी को अपने राज्य का भाग दे देता है, पैसा नहीं, निजाम पैसा नहीं देता लेकिन अपना एक भाग उन्हें दे देता है। 1801 ईस्वी में अवध के नवाब को सहायक संधि के द्वारा विवश किया गया। एक बड़ी सहायक सेना के बदले में नवाब को विवश होकर अपना लगभग आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। अवध का नवाब भी आधा राज्य अंग्रेजों को देता है। इसमें रुहेलखंड का क्षेत्र और गंगा यमुना का दोआब शामिल था। वेलेस्ली मैसूर, कर्नाटक और सूरत के साथ और भी कड़ाई से पेश आया। वेलेस्ली देखिए किस किस के साथ कड़ाई से पेश आया, मैसूर के साथ, कर्नाटक के साथ और सूरत के साथ और भी कड़ाई से पेश आया। परंतु मैसूर का टीपू सुल्तान अभी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ था। अगर मैं टीपू सुल्तान की बात करूं दोस्तों, तो वो अपने मरने तक सहायक संधि के लिए स्वीकार नहीं हुआ था, टीपू सुल्तान। देखिए दोस्तों, अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो बहुत ही क्रूर थी। देखिए, ब्रिटिश सेना ने 1799 में टीपू पर आक्रमण किया और टीपू की मृत्यु हो जाती है और जो मैसूर है वो ब्रिटिश आधिपत्य में आ जाता है। क्योंकि दोस्तों उस टाइम तक फ्रांसीसी मदद भी नहीं पूछी थी। हालांकि टीपू ने फ्रांस से मदद लेने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट तक को पत्र लिखा था और अपने राज्य में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। और वो अच्छी तरीके से जानता था कि अंग्रेजों की जो काट है वो फ्रांस है। लेकिन दोस्तों फ्रांसीसी से कोई मदद नहीं पहुंची, क्योंकि अंग्रेज भी जान चुके थे कि फ्रांसीसी मदद पहुंचने से पहले टीपू सुल्तान का चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, वह अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 ईस्वी को शहीद हो जाता है, वीरगति को प्राप्त होता है। टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों और उसके सहयोगी निजाम के बीच में विभक्त कर दिया जाता है। देखिए, अंग्रेजों का जो साथ दिया था वो हैदराबाद के निजाम और मराठों ने दिया था दोस्तों, और ये शर्त लगी थी कि आधा आधा राज्य आपस में बांटेंगे। तो शर्त के अनुसार जो हैदराबाद का निजाम है उन्हें आधा राज्य मिल गया। मैसूर राज्य का शेष भाग पुराने वाडियार राजाओं के वंशजों को वापस कर दिया गया, जो पुराने वाडियार वंश थे। क्योंकि दोस्तों अगर मैं मैसूर की बात करता हूं तो इससे पुराने वाडियार वंशों से जो गद्दी छीनने का काम है वो हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता ने किया था और वापिस अंग्रेजों ने उनके वास्तविक उत्तराधिकारियों को दे दिया। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो नहीं एक तरीके से जो छोटे मोटे शासक बचेंगे उनमें आपस में बीच भी हो जाएगा, लड़ाई होती रहेगी आपस में और वहां पर छोटी मोटी जो कलह है वो चलती रहेगी हमेशा। देखिए, नए राज्यों को बाध्य कर विशेष सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए गए, जिसके अंतर्गत यदि गवर्नर जनरल आवश्यक समझे तो शासन का स्वयं कमान संभाल सकने का काम कर सकते हैं। गवर्नर जनरल अगर चाहें तो खुद भी कमान संभाल सकते हैं। देखिए, 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कर्नाटक के पिट्ठू नवाब पर एक नई संधि सौंप दी। जो कर्नाटक का पिट्ठू नवाब है, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1801 में एक नई संधि सौंप दी और उसे विवश किया कि वह पेंशन लेकर अपना राज्य कंपनी को सौंप दे, और उसे विवश कर दिया कि आप पेंशन लीजिए और अपना जो राज्य है वो कंपनी को सौंपो और यहाँ से चलते बनिए। देखिए, मैसूर से मालाबार समेत जो क्षेत्र छीने गए थे उसमें कर्नाटक को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई गई। मद्रास प्रेसिडेंसी किस किस से बनाई गई है? देखिए, मैसूर से मालाबार तक जितने भी क्षेत्र छीने गए थे उनमें कर्नाटक को मिलाकर कर्नाटक मिलाया गया और मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई गई और आगे चल के मद्रास के लिए गवर्नर जनरल की अलग से वैकेंसी बनेगी दोस्तों, जो 1947 तक जारी रहती है। बंबई, मद्रास और कलकत्ता, ये 3 प्रेसिडेंसियां थी, जिसमें हेड प्रेसिडेंसी बंगाल की प्रेसिडेंसी थी और बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल माना गया था। देखिए, तंजौर और सूरत राज्य भी हड़प लिए गए और उनके शासकों को पेंशन देकर अलग कर दिया गया। अब एक प्रमुख शक्ति के रूप में केवल मराठे ही ब्रिटिश प्रभुत्व से बचे हुए थे। वेलेस्ली ने उनकी ओर ध्यान देना आरंभ किया। अब वेलेस्ली क्या करता है, अपने शत्रु को हराता जाता है और जो बचता है उसकी ओर पूरा ध्यान देता है और उन्हें भी दोस्तों खत्म करके रहता है। अगर मराठा राज्य की बात करूं तो मराठा राज्य उस टाइम 5 बड़े सरदारों का एक महासंघ था। 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध, इसके बाद में मराठे, देखिए मराठा क्या है, 5 बड़े सरदारों का महासंघ है, लेकिन आपस में ये लड़ते रहते हैं, इनमें भी एकता दोस्तों नहीं है, जिसके अंतर्गत पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर और नागपुर के भोसले ये शामिल किए गए हैं। देखिए, ये क्रम पूछा जाता है कि पूना में किसका शासक था? पेशवा का।
बड़ौदा में गायकवाड़ का, देखिए पूना में पेशवा, बड़ौदा में गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर और नागपुर के भोसले ये शामिल थे। वेलेजली ने बार बार पेशवा और सिंधिया के समय सहायक संधि का प्रस्ताव रखा। वेलेजली क्या करता है भाई, पेशवा के साथ, देखिए पेशवा और सिंधिया के समय, एक तो पेशवा और सिंधिया इन दोनों के समय सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस रखने का काम वेलेजली करता है। 25 अक्टूबर 1802 को जब दिवाली के दिन होलकर ने पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली सेना को पराजित कर दिया। पेशवा की सेना और सिंधिया इन दोनों की सेना, देखिए सबसे पहले तो वेलेजली पेशवा और सिंधिया के सामने सहायक संधि रखने का प्रस्ताव रखता है। जब ये नहीं मानते हैं तो इन दोनों की सेनाओं को पराजित करने का काम लॉर्ड वेलेजली द्वारा दोस्तों कर दिया जाता है। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों की शरण में पहुंचा। 1802 ईस्वी के अंतिम दिन उसने बसीन में एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए और इस तरीके से 1802 ईस्वी में पेशवा सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। दक्षिण में आर्थर वेलेजली की कमान में ब्रिटिश सेना ने एसआई और फिर अरमा गांव में सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को पराजित किया। मतलब अंग्रेज इस टाइम मराठों की ओर ध्यान दिए हुए थे और मराठों को दोस्तों सहायक संधि स्वीकार करने के लिए विवश कर रहे थे। बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था, अब देख लेते हैं कि बंगाल में जो दोहरी व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी। अगर मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी। उसके बाद में दोस्तों 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। अब इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद में बंगाल पर कंप्लीट रूप से दोस्तों अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। अब अंग्रेज क्या करते हैं, देखिए बंगाल में दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों को संभालने का काम करते हैं। बंगाल से राजस्व वसूलने का काम अंग्रेज करते हैं और वहां की राजनीति को, वहां के शासन प्रशासन को चलाने का काम भी दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। अंग्रेज बंगाल को इसलिए चुनते हैं क्योंकि दोस्तों उस टाइम भारत में सबसे अमीर राज्य था वो, वहां की भूमि बहुत उपजाऊ थी। और बंगाल का मतलब सिर्फ बंगाल नहीं है, आज का पश्चिम बंगाल नहीं है, आप समझ सकते हैं बिहार का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, जो पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश है वो वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, ये सारे के सारे दोस्तों ये सारे के सारे बंगाल के अंतर्गत थे। देखिए 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी हो जाती है और बंगाल पर जो कंट्रोल है वो कर लेती है। राजनीति की संपूर्ण शक्ति इसके हाथ में हो जाती है। दीवान के रूप में कंपनी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राजस्व वसूलने का काम करती है। अगर मैं दीवानी अधिकार की बात करूं तो कंप्लीट रूप से जो कंपनी है वो राजस्व वसूलने का काम करती है। कंपनी का निजामत अथवा पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित हो गया। देखिए कंपनी का निजामत अथवा पुलिस, अब कंपनी जो है पुलिस पर और निजामत पर भी, निजामत और पुलिस मतलब कानून व्यवस्था पर भी कंप्लीट रूप से कंट्रोल कर लेती है। इस व्यवस्था को दोहरी द्वैत सरकार कहा गया। पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित हो गया। देखिए दोहरी सरकार हो गई, क्यों? क्योंकि एक तरफ तो देखिए कंपनी क्या करती है भाई, प्रत्यक्ष रूप से राजस्व वसूलने का काम करती है। दीवानी कंपनी अपने पास में बंगाल की दीवानी रखती है, पूर्ण रूप से राजस्व वसूलने का काम करती है। दूसरा कंपनी जो है ना निजामत भी, बंगाल की निजामत भी अपने पास रखती है, मतलब पुलिस व्यवस्था और न्यायिक शक्तियों पर भी कंट्रोल कंपनी का हो जाता है। इस व्यवस्था को कहते हैं द्वैरी द्वैत सरकार। कंपनी का बंगाल की सत्ता पर पूर्ण अधिकार हो गया, जबकि उनके ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन देखिए अधिकार तो बंगाल पर पूरा था, लेकिन वो जिम्मेदारी दोस्तों नहीं रखना चाहते थे, इसलिए द्वैत सरकार कहा गया, क्योंकि वो राजस्व वसूलने का काम कर रहे थे, लेकिन जो शासन है दोस्तों वो चलवाने के लिए भारतीय लोगों का सहयोग ले रहे थे छोटे छोटे पदों पर। प्रशासन का जो दायित्व है वो भारतीय लोगों पर था। देखिए राजस्व वसूलने का जो काम है वो कंपनी के द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि राजस्व दोस्तों पैसा कम था, और जो जिम्मेदारी का काम होता है शासन व्यवस्था दोस्तों वो भारतीय लोग मतलब नवाब के ऊपर था, इसलिए से द्वैत शासन कहा गया। कंपनी कंप्लीट रूप से राजस्व तो अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन जिम्मेदारी काम नहीं लेती है, क्योंकि इससे दोस्तों भारतीय जनता हो सकता है उन्हें नहीं स्वीकार करती, विद्रोह उत्पन्न हो जाता, इसलिए दोस्तों वो नवाब से शासन करवाने का काम करती है। प्रशासन का जो दायित्व है वो नवाब और उसके अधिकारियों पर है, यद्यपि इनका निर्वाह करने की शक्ति उनके पास नहीं है, लेकिन वो सिर्फ है कुछ नहीं, वो शासन संभालेंगे, नाम मात्र के शासक हैं। असली जो शासक है वो कंपनी है, कंपनी जिस प्रकार कहेगी वही काम होगा। समझ में आई नहीं आई दोस्तों? इसलिए इसे द्वैत शासन कहा गया है।
राजस्व वसूलने का काम कंपनी द्वारा, प्रशासन चलाने का काम नवाब और उसके अधिकारी द्वारा। आप प्रशासन चलाइए, अगर कोई विद्रोह होगा तो आप दबाएंगे, और बाकी हमारा जो काम है वो लूटने का छूटने का, हम जहाँ से जितना भी पैसा होगा इस पैसों को लूटेंगे और यहाँ से ले जाएंगे ब्रिटेन। अब होता क्या है, देखिए पहले क्या होता था दोस्तों, कंपनी के लिए पैसा ब्रिटेन से आता था, लेकिन अब कंपनी इतना पैसा कमाएगी कि ब्रिटेन का पैसा आना बंद हो जाएगा, और वो यहीं से बंगाल से पैसा कमाएंगे और इसी पैसे को भारतीय से बिजनेस करेंगे और इस पैसे को लाभ के रूप में ब्रिटेन भेजेंगे। अब ब्रिटेन से पैसा आना बंद हो गया, तो ये देखिए दोस्तों क्या नीति थी इनकी। जो पैसा ब्रिटेन से आता था कंपनी के लिए, अब वो आना बंद हो गया। इन्होंने भारतीयों से लूट और ज्यादा बढ़ा दी। देखिए 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ता है। 1770 में क्या पड़ता है दोस्तों, बंगाल में अकाल पड़ता है। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ता है। और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। अगर मैं 1772 की बात करूं तो वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है, और 1773 में उसे ब्रिटिश प्रदेशों का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1773 में उसे ब्रिटिश प्रदेशों का गवर्नर जनरल बनकर बनाया गया। अब 1772 में क्या करता है ये, दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया इसने बंगाल में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। दोहरी सरकार समझ सकते हैं आप क्या थी दोहरी सरकार। एक तरफ दीवानी की बात करी जाए तो वो कानून था कंपनी के पास, फौजदारी की बात करी जाए दोस्तों तो फौजदारी को जो चलाने का काम है, जिम्मेदारी का काम, वो नवाब के पास था। इस कानून को समाप्त कर दिया वारेन हेस्टिंग्स ने 1773 में, ठीक है, 1772 में। और बंगाल पर कंपनी का प्रत्यक्ष शासन लागू हो गया। अब डायरेक्ट कंपनी का डायरेक्ट शासन है कंपनी का बंगाल पर। कलकत्ता जो कि कंपनी का एक प्रमुख केंद्र था, जो कि भारत की राजधानी के रूप में भी दोस्तों 1911 तक रहेगा। और कलकत्ता की जो फैक्ट्री थी दोस्तों, उसका जो स्वामी था वो गवर्नर जनरल होता था। देखिए कलकत्ता जो कि बंगाल का प्रमुख केंद्र था, बंगाल की वास्तविक राजधानी बनी। कालांतर में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता ही रही। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली होती है दोस्तों, अनाउंसमेंट होती है, ठीक है। अब देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं कि बंगाल में गवर्नर जनरल कौन कौन आए हैं एक एक करके। सबसे पहले दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स आए हैं 1772 से 1785 ईस्वी, 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी। देखिए एक आता है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें सर इलिजाय इम्पे मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, कई सारे सुधार दोस्तों कलकत्ता के अंदर होते हैं। और कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल है दोस्तों, उसे भारत का गवर्नर जनरल भी आगे कहा जाने लगेगा। जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी, वो दोनों की दोनों कलकत्ता के दोस्तों कंट्रोल में कर दी जाती हैं। देखिए वारेन हेस्टिंग्स जो 1772 से 1785 तक शासनकाल रहता है इनका। दूसरा सर जॉन मैकफर्सन। देखिए सर जॉन मैकफर्सन ये स्थानापन्न है 1785 1786। अल मार्गिस कार्नवालिस, देखिए कार्नवालिस प्रथम शासनकाल 1786 से 1793 ईस्वी। ये कार्नवालिस है। अर्ल मार्क्विस कार्नवालिस प्रथम शासनकाल इनका 1786 1793 ईस्वी। सर जॉन शोर 1793 से 1798 ईस्वी, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। सर ए क्लार्क कार्यवाहक, सिर्फ कार्यवाहक है 1798 1798। रिचर्ड वेलेजली 1798 से 1805, रिचर्ड वेलेजली 1798 से 1805। कार्नवालिस दूसरी बार आते हैं 1805 से 1805। देखिए सर जॉर्ज बार्लो कार्यवाहक 1805 से 1807। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813। लॉर्ड मिंटो, मार्लेमेंटो सुधार आता है 1909 ईस्वी में, ठीक है, 1807 से 1813। इसके बाद में मार्किस ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। जॉन एडम्स कार्यवाहक 1823 से 1823। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। विलियम वटरवर्थ वेली स्थानापन्न 1828 से 1828। विलियम बेंटिंग 1828 से 1833। ये दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक है।
अब कंपनी के अधिकारी बंगाल की जनता पर मनमाने ढंग से अत्याचार करते हैं, वो राजस्व की दर को बढ़ाते हैं, राजस्व को वसूलते हैं। वे दिन प्रतिदिन उनके जो अत्याचार है वो दिन प्रतिदिन दोस्तों बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी के पदाधिकारी बंगाल की संपदा को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, और देखिए अपना पर्सनल पैसा भी कमा रहे हैं, और इतना पैसा कमाएंगे कि बंगाल जब यहां से जाएंगे और अपने देश में जाएंगे तो इन्हें लोग नवाब कहेंगे। और दोस्तों नौकरी छोड़ छोड़कर ऐश आराम की जिंदगी व्यतीत करेंगे, क्योंकि वो इतना भ्रष्टाचार कर रहे थे दोस्तों, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और वो भारतीयों का शोषण कर रहे थे। बंगाल की इससे आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, और बंगाल में अकाल भी पड़ते हैं। देखिए अकाल के लिए अंग्रेजों द्वारा कोई सुधार वाले कार्य नहीं किए जाते हैं। हालांकि वो लोग कभी भी बंगाल की दयनीय हालत पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया। भारतीय माल खरीदने के लिए कंपनी क्या करती है, इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर देती है। बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदते और विदेशों में बेचते थे। अब भारतीयों से पैसा कमाते और माल यहां से खरीदते और विदेशों में भेजते थे। देखिए कंपनी ने धन भेजना बंद कर दिया ब्रिटेन से, जो ब्रिटेन से धन आता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया। वे बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदते और इसे विदेशों में बेचते। इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता था। लागत पूंजी की कंपनी में हमने जितना खर्च करा है वही पैसा है, और इसके लाभ को और इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकार किया जाता था। देखिए जो लूट खसोट है वो दोस्तों बढ़ जाती है कंपनी की बंगाल के अंदर। 1766 से 1768 2 साल के अंदर 1766 से 1768 कंपनी ने लगभग 57 लाख पाउंड यहां से कमाए। कंपनी ने 57 लाख पाउंड यहां से कमाए। इस धन निकासी के फलस्वरूप यह दरिद्र हो गया। बंगाल कंप्लीट रूप से दरिद्र हो जाता है, और देख सकते हैं आज भी बंगाल का जो एरिया है वो दोस्तों दरिद्र ही है। चाहे पूर्वी पाकिस्तान की बात कर ली जाए, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए, या बिहार की बात कर ली जाए, झारखंड की बात कर ली जाए, दोस्तों ये एरिया आज भी गरीब ही है। लेकिन ये भारत में सोने की चिड़िया होता था कभी अंग्रेजों के शासनकाल में, और इसे अंग्रेज इस कदर लूटते हैं कि इसे बिल्कुल कंगाल करके दोस्तों छोड़ते हैं। देखिए 1770 में बंगाल में क्या आता है, एक ड्रोट आता, अकाल पड़ता है। इस अकाल में मानव जाति के इतिहास में यह सिद्ध कर दिया, एक बहुत बड़ा अकाल था, और इससे लाखों लोग मारे जाते हैं। देखिए लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है, और अंग्रेजों का जो ध्यान है वो लोगों की ओर नहीं है, वो अपने राजस्व को कमाने की ओर है। देखिए बंगाल की 1/3 जनसंख्या इस अकाल से प्रभावित हुई। वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखिए वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1772 से 1793। वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1772 से 1793 की बात कर लेते हैं। देखिए 1772 तक क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक शक्ति बन चुकी थी 1772 तक, क्योंकि दोस्तों 1764 में 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। इसके बाद में 1772 में क्या होता है, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक प्रमुख शक्ति बन गई है। इंग्लैंड के बैठे डायरेक्टर और भारत में इसके अधिकारी बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत बना लेना चाहते थे। अब जो इंग्लैंड में डायरेक्टर बैठे हुए हैं वो कंपनी की स्थिति को, कंडीशन को मजबूत बनाने का काम शुरू कर देते हैं। देखिए 1766 में उन्होंने मैसूर के हैदर अली पर हुए आक्रमण में हैदराबाद के निजाम का साथ दिया। वो क्या करते हैं, हैदराबाद के निजाम का साथ देते हैं। जो मैसूर के आसपास वाले राज्य हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि पहले युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली एक दूरदर्शी शासक था। वो हैदराबाद के निजाम को और मराठों को अपनी ओर मिला लेता है, इसलिए अंग्रेजों को वो हरा देता है। ठीक है, हैदर अली ने मद्रास काउंसिल को अपनी शर्तों पर शांति की संधि करने के लिए विवश कर दिया। हैदर अली अपनी योग्यता और दूरदर्शिता का यहाँ परिचय अंग्रेजों को कराता है। 1780 में हैदर अली ने एक बार पुनः युद्ध आरंभ हो गया। हैदर अली ने कर्नाटक में आंग्ल सेनाओं को बार बार पराजित किया। बार बार हैदर अली अंग्रेजों को यहाँ हराने का काम करता है। उन्हें बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करने के लिए विवश करने का काम हैदर अली के द्वारा दोस्तों किया जाता है। जुलाई 1781 में आयरकोट की कमान में ब्रिटिश सेना ने, देखिए आयरकोट की कमान में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नेवा में हैदर अली को पराजित किया। आयरकोट की कमान में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नोवा में
हैदर अली को पराजित किया और मद्रास को सुरक्षित कर लिया और मद्रास को जीतने का काम कर लिया। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठता है। टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा शासक है और दोस्तों वो भी अपने पिता की तरह दूरदर्शी और योग्य है। वो फ्रांस से मदद लेता है, यहाँ तक कि नेपोलियन बोनापार्ट को पत्र लिखता है, जैकोबियन क्लब का सदस्य बनता है, अपने राज्य में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है और अनेक देशों में जो अंग्रेजों के शत्रु थे उनमें अपने दूत भेजता है और मदद मांगता है। दोस्तों अंग्रेज भी चिंतित हो जाते हैं और वो कंप्लीट ध्यान किसकी ओर लगा देते हैं? मैसूर की ओर, क्योंकि दोस्तों उन्हें भी पता था कि अगर विदेशी सहायता आ गई तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं तो 2 युद्ध लड़ता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, वीरगति को प्राप्त होता है। देखिए दोनों में से कोई भी पक्ष एक दूसरे पर विषय की स्थिति में नहीं था, इसलिए मार्च 1784 में संधि कर ली गई और एक दूसरे को जो भी जीते हुए क्षेत्र थे वो लौटा दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी टीपू के शत्रु थे, वे उसे दक्षिण में अपना सबसे अधिक शक्तिशाली शत्रु समझते थे। टीपू अंग्रेजों से घृणा करता था और उन्हें भारत से खदेड़ने के लिए प्रतिबद्ध था। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1789 में पुनः युद्ध भड़का। अंततः 1782 में टीपू की पराजय हुई। श्रीरंगपत्तनम में हुई संधि के अनुसार टीपू ने अपना आधा राज्य और लगभग 3.5 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दोस्तों दिए थे। तो इस तरीके से टीपू सुल्तान की कमर टूट जाती है। तो दोस्तों देखिए आज की जो क्लास है बहुत ही शानदार रही है और अगर आपको अच्छी लगी है क्लास तो लाइक कीजिए और अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।